बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, कल मैंने आपको साइफर के मुतल्लिक बताया कि वो साइफर की कहानी क्या थी। मैंने कल भी अपनी कौम के सामने ये रखा कि ये बजाय FIA इसकी इंक्वायरी करे, इसकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने नीचे एक पैनल बनाना चाहिए और तब इंक्वायरी करनी चाहिए। और वो मैं ये क्यों कह रहा हूं, FIA की इंक्वायरी कैसे होगी, कैसे उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी, जबकि जिसमें मुलव्वस, और ये साबित होगा जब भी एक सही इंक्वायरी होगी, इसमें साबित होगा कि जनरल बाजवा के अलावा ये शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, ये सब मुलव्वस थे इसमें। क्योंकि जब हमने इनको कहा, ऑपोजिशन पार्टीज, उस वक्त हमने कहा देख तो लें साइफर को, ताकि आपको पता तो चले कि एक मुल्क की तौहीन की जा रही है। ये इमरान खान की तौहीन नहीं है, ये मुल्क की तौहीन है, तो आप देख तो लें। एकदम साफ इनकार कर दिया। तो उससे वाज़ेह हो जाना चाहिए कि इतना खौफ क्या था देखने के लिए, क्योंकि उनको पहले ही पता था क्या हो रहा है। उससे बड़े पहले ये मुलाकातें कर रहे थे जाके एम्बेसी के लोगों के साथ। अच्छा जी, अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये साइफर की अंदर तहकीकात जरूरी है, क्योंकि एक IMF ने रिपोर्ट शाया की है 2018 से और 2023 के बीच में। उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। ये मैं जरूर चाहता हूं कि ये आप जो आप में से समझते हैं थोड़ी बहुत भी माइशत को, वो इसको जरूर देख लें। क्योंकि मैं जब कहता हूं कि मुल्क का इन्होंने बड़ा गर्क करके रख दिया है, कि वो गवर्नमेंट जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही थी, जो हमने अपने जितने भी टारगेट सेट किए थे, हमने आखिरी साल सब टारगेट से आगे निकल गए। टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा हमने अपने टारगेट से ऊपर चले गए, एक्सपोर्ट टारगेट ऊपर ज्यादा मिला, रिमिटेंसेस जो बाहर से डॉलर्स आते हैं वो ज्यादा हुए जो हमारे टारगेट्स थे। आप सारे टारगेट्स जो हमने अपने आप को सेट किए थे उससे आगे निकल गए। तो उस वक्त ये गवर्नमेंट गिराई गई। तो मैं अगर ये कहता था तो मुखालिफ ये PDM वाले कहते थे कि जी ये तो, और दूसरे अपने बता देते कि जी नहीं, तो हमें तो बरूदी सुरंगें मिली और हमें ये हो गया। लेकिन अब IMF की रिपोर्ट आई, इससे पहले भी जरूर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पढ़ लें, जो इनके दौर में पिछले मई में शाया हुआ था, इनके दौर में हुआ था, जो अभी भी शाया हुआ। जरा उससे जरूर उससे भी देख लें वो क्या चीज सामने आती है कि जब एक साजिश के तहत जनरल बाजवा ने एक सिटिंग गवर्नमेंट को गिराया, तो इस कौम को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी और उठा रही है तकलीफ। इसमें IMF की रिपोर्ट में यह वाज़ेह हो जाता है कि जो हमें हुकूमत मिली थी 2018 में, एक बैंकरप्ट हुकूमत मिली थी, सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट था, जिसे कहते हैं बैरूनी खसारा सबसे ज्यादा था 2018 में। उस हुकूमत को जब हुकूमत मिली, तो जो हमने इस्लाहत की और मुश्किल फैसले किए, उसकी वजह से मुल्क सिर्फ यही नहीं कि उस बुरहान से निकल गया, बल्कि कोरोना, IMF भी अब कहता है कि जो कोरोना का जिस तरह हमने उसका सामना किया, इतने बड़े चैलेंज का, एक वबा जो एक सदी में एक दफा आती है, उसका जिस तरह हमने चैलेंज किया, वो तारीफ करते हैं उसकी, कि जिस तरह हमने मुल्क को एक क्राइसिस से निकाला। और फिर वो ये भी कहते हैं कि हमें मसले क्या है, जिसको कहते हैं कमोडिटी सुपर साइकिल। तेल की कीमतें ऊंची चली गई, कोरोना के बाद एक सारी एनर्जी की कीमतें ऊपर चली गई, सारी दुनिया में चली गई। तो उसका हमें एकदम, जो हम सही तरह जा रहे थे, उसका हमें प्रेशर आया। प्रेशर क्या आया कि एकदम हमारे जो डॉलर्स है वो ज्यादा बाहर जाने पड़े, क्योंकि हमारी जो इंपोर्ट्स थी वो बढ़ गई। तो जो हम बैलेंस कर रहे थे अपनी इकोनॉमी, उसमें मुश्किल आए। और हमने क्या किया, हमने अपने लोगों को महंगाई से बचाने के लिए, क्योंकि तेल की कीमत बहुत ऊपर चली गई थी, साथ फिर यूक्रेन की जंग का जैसी खतरा शुरू हुआ तो तेल ऊपर जाना शुरू हो गया। तो हमने तेल की कीमत नीचे रखी, पेट्रोल और डीजल की कीमत नीचे रखी। तो उसका वो कहते हैं कि हाँ, इन्होंने सब्सिडी ज्यादा दे दी अपने लोगों को बचाने के लिए महंगाई से। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी तारीफ की कि हमने जो कदम उठाए उसने इकोनॉमी को संभाल लिया था।
हम क्या उम्मीद रख रहे थे कि जो रूस से हमने तय की थी, जो सदर पुतिन से मैं मिला था, हमने उनसे जिस तरह हिंदुस्तान सस्ता तेल ले रहा था, हमने भी उनसे लेना था। और मीटिंग के बाद सदर पुतिन ने अपना एनर्जी मिनिस्टर भेज दिया था, हमाद अजहर जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, इनसे मुलाकात हो गई थी। बदकिस्मती से उस वक्त हुकूमत गिराई गई। और ये कह रहे हैं, IMF अपनी रिपोर्ट में कहता है कि उससे पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन से इकोनॉमी डिस्टेबलाइज होगी। यानी जो हमारी मायशत थी वो डिस्टेबलाइज का मतलब कि वो एकदम मार्केट जो थी उसके अंदर एकदम अनसर्टेनिटी आ गई। जब मार्केट की अनसर्टेनिटी का मतलब कि जब जो ट्रेडर्स होते हैं, जो मार्केट होती है, उसको जब यकीन नहीं होता कि अब क्या होगा, तो ये ही मैंने जनरल बाजवा को मैंने भी बताया और शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा, उनको भी कहा कि उनको बताओ कि इस वक्त ना डिस्टेबलाइज करना, इनसे संभाली नहीं जाएगी। और वो IMF लिखता है कि इनसे संभाली नहीं गई, इनको स्टेप्स नहीं थे, इन्होंने गलत पॉलिसीज बनाई, इनकी पॉलिसी से और ज्यादा माशी हालात बिगड़ते गए। और वही IMF लिखता है कि पाकिस्तान के लिए पिछले 14 महीने बड़े तकलीफ में गुजरे। तो ये तो मैं कह रहा था तब से, और ये मैं बड़ी देर से लगा हुआ था कहने कि ये जो भी ये रजीम चेंज किया, जो साजिश की गई, इसकी कीमत तो पाकिस्तानी कौम ने उठाई। तकलीफ तो अब लोगों को हो रही है। जब हमें इन्होंने हटाया था तो महंगाई 12.4% थी, जिसके ऊपर शोर मच गया, महंगाई मार्च हो गई, हर किस्म का मीडिया के ऊपर शोर, पब्लिक में वो मीडिया वाले जो बकायदा आवाम में निकलते थे, चीजें बड़ी महंगी हो गई, दुनिया में चीजें महंगी हो गई थी। इंटरनेशनल कमोडिटी सुपर साइकिल था, दुनिया में एनर्जी की कीमतें ऊपर चली गई, महंगाई दुनिया में आ गई। 1970 के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई आई कोरोना की वजह से। तो उसके बावजूद 12.4% पे हमारी महंगाई थी, और पिछले महीने 38% पे पहुंच गई थी महंगाई। अब थोड़ी कम हुई है, और महंगाई कम होनी चाहिए इसलिए कि दुनिया में तेल की कीमत और एनर्जी की कीमत नीचे आ गई है। कमोडिटीज दुनिया के अंदर 35% उनकी कीमत नीचे आ चुकी है जब हमारी हुकूमत थी। तो सवाल अब यह है कि क्या कोई ऐसी इंक्वायरी होगी इस मुल्क में कि ये साइफर का जो सारा, जो एक साइफर के इर्द गिर्द जो साजिश थी, पता तो चले, मुझे तो पता है कौन इसमें थे, लेकिन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, और उस इंक्वायरी में पता चले कि कौन कौन किरदार थे जिन्होंने इस कौम के ऊपर इतना बड़ा अजाब लेके आए हैं, और अब मजीद आगे इस अजाब से निकलने के लिए और कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी इस कौम को। और इसके लिए मैं फिर से कोशिश तो करता हूं कि हमारे चीफ जस्टिस साहब को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि वो ही एक इंक्वायरी कर सकते हैं, क्योंकि ये हुकूमत तो करने नहीं देगी, और ना ही मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये करने देगी, क्योंकि इसके अंदर मुलव्वस हैं जो जनरल बाजवा, और उन्होंने जो जिस तरह ये पूरी 6 महीने पहले से जो प्लान बन रहा था गिराने का, अब तो खैर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि 2021 से ही प्लान बनाया हुआ था जनरल बाजवा ने हमारी हुकूमत गिराने का। तो लेकिन अब जरा उनसे भी सवाल पूछना चाहिए कि आपने हमें जब गिरा के इनको लेके आए जिन लोगों को, तो क्या आपको एतमाद था कि ये इस मुल्क को उठा लेंगे? 30 साल से जो हुकूमत कर रहे थे, और इनके दौर में कोई मुझे सुनहरी दौर बता दे कि जब इन्होंने कोई मायशत में बड़ी तरक्की करवाई हो, कोई मुझे पता चल जाए कि इन्होंने कौन सा वो फेस, क्या 99 में जब छोड़ के गए थे नून लीग, तो जरा बताएं कि क्या वो माशरत के हालात आपको पता थे? ये सागदार थे, वो बैंकरप्ट करके छोड़ के गए थे। और फिर अब ये IMF कह रहा है कि जो 2018 में ये छोड़ के गए थे पाकिस्तान, वो खुद कह रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ ने बड़े जबरदस्त मुश्किल फैसले करके मुल्क को उससे निकाला। तो क्या कोई जिम्मेदारी उठाएगा इसकी कि जब इतनी बड़ी ताकत हो जाती है किसी के पास, तो क्या उसको फिर जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए जबकि वो ताकत का गलत इस्तेमाल करता है? और ये ही इंक्वायरी में चीजें आनी चाहिए। क्यों? कि आगे से ऐसी गलतियां ना हो, कि आगे से कोई एक आदमी खुद ही फैसला बंद कमरे में फैसले करके मुल्क को इस तरह मुश्किलात में ना डाले। अब मैं जो दूसरी चीज कहना चाहता था वो ये कि इस वक्त एक जुल्म की इंतहा
एक जुल्म का ऐसा निज़ाम चल रहा है जिसकी मैं समझता हूँ इंतहा है। सबसे पहले तो मैं जो ख्वातीन इस वक्त जेलों में हैं, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कौन सा जुर्म किया? क्या पाकिस्तान का आइन पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं देता? कहीं आइन में लिखा हुआ है कोई नो गो एरियाज है? कहीं पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि अगर किसी से कोई समझे कि नाइंसाफी हुई है उनसे, तो क्या वो कोई ऐसे एरियाज है जिधर वो एहतजाज नहीं कर सकते? जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पार्टी के चेयरमैन इमरान खान को गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पे अगवा किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और जिस तरह उसको मुजरिमों की तरह डंडे मार के लोगों को, उसके भी और लोगों को, वकीलों को, जिस तरह उसको पकड़ के लेके गया ताकि सारी दुनिया देखे कि किस तरह एक पार्टी के सरबराह को किस तरह का यानी उसके साथ रवैया था, तो क्या उसका इजाजत नहीं थी कि पुरअमन एहतजाज इस नाइंसाफी के ऊपर करें? और जब रेंजर्स उठा के लेके गए तो किधर एहतजाज करना था? वही ना कंटोनमेंट्स में करना था, जीएचक्यू के सामने करना था, और किधर जाके करते? तो मैं सवाल ये पूछता हूं, इसमें जुर्म क्या था? जुर्म जो था, जो जलाए हैं, जुर्म था कोर कमांडर के घर को आग लगाना, ये जुर्म था। जुर्म वो था जो अस्करी टावर जलाए गए हैं और जिधर जिधर भी जलाए गए हैं, वो जुर्म था। अब मेरा सवाल ये है कि क्या इस जुर्म में 10,000 लोग पर शरीक थे? क्या 50-60 लोग होंगे जिन्होंने जाके जलाया? मेरा अगला सवाल यह है कि यहां सीसीटीवी कैमराज हैं, क्यों नहीं सीसीटीवी कैमराज की फुटेज सामने आई कि वो कौन लोग थे जो पहले गए हैं, किन लोगों ने आग लगाई? क्या इतना मुश्किल है उसको ढूंढना? या सेफ सिटी के कैमराज हैं, क्या सेफ सिटी के कैमराज नहीं बता सकते हमें कि वो कौन लोग थे? क्योंकि हम सब चाहते हैं कि उनको सजा मिले, लेकिन उसकी आड़ लेके ये करना कि पूरी पार्टी के पीछे पड़ जाना, जिधर पार्टी के लोग हैं उनके ऊपर, उनके घरों में घुस जाना, ना उनकी औरतों को देखना, ना बच्चों को देखना, ना रिश्तेदारों को देखना, जो आए तो उसे पकड़ के जेलों में डाल दें। पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है कि अच्छा जी आपकी वो जियो फेंसिंग में आपका आ गया इधर, तो चलो जी आपको पकड़ के हम जेल में डाल रहे हैं, लेकिन अगर आप पैसे दे देंगे इतने तो हम आपको जेल में नहीं डालेंगे। रेट्स लगी हुई हैं, 15 लाख से शुरू होते हैं, किसी को 10 लाख में ब्लैकमेल किया जाता है, किसी को 5 लाख में। अपने मुल्क की हम पुलिस की तबाही कर रहे हैं ये हरकतें करवा के। कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी इसके ऊपर? क्या अस्करी टावर्स के अंदर नहीं हम बता सकते? एक इंडिपेंडेंट सहाफी की पूरी स्टेटमेंट आई हुई है कि वहां क्या हुआ, उसमें पीटीआई वाले नहीं थे अस्करी टावर। एक पता चले कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर किसने जलाया था, इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्यों नहीं हुई अभी तक? मेरा सवाल यह है कि क्यों नहीं अभी तक आईजी पंजाब, इससे क्यों नहीं पूछा गया कि क्यों पुलिस वहां नहीं पहुंचाई कोर कमांडर हाउस? क्यों इससे नहीं पूछा जा रहा? जब यह हुआ था अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल, उनकी पार्लियामेंट के ऊपर, जब डोनाल्ड ट्रंप के लोगों ने हल्ला बोला था, तो सबसे पहले पुलिस चीफ की खबर ली गई थी। और मुझे ये फिर से मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो औरतों को पकड़ा हुआ है, हमारी स्टूडेंट्स पकड़े हुए हैं, लोगों को जेलों में डाला हुआ है, बुरे हालात में रह रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं बाहर, क्या क्या उनसे हुआ है, वहां कितनों से तशद्दुद हुआ है, उनसे अप्रूवर बनाने के लिए क्या क्या उनके ऊपर हर किस्म का जुल्म किया गया। कि या कह दो कि इमरान खान ने कहा था वहां जाके तो फाइलें जला देना कोर कमांडर हाउस में, कोर कमांडर हाउस को भी आगे फाइलें जला देना। एक ये किसी की 164 का बयान आए, इसमें कोई अकल है कि क्या फाइलें पड़ी हुई कोर कमांडर हाउस? आज तक मुझे एक स्टेटमेंट बता दें कि इमरान खान ने अपनी सारी जिंदगी कभी कहा है कि तशद्दुद करो, इंतशार करो, लोगों को मारो, जला दो? एक मेरी स्टेटमेंट बताएं 27 साल में। 126 दिन का धरना था, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट था, लंबा। बताएं उसके अंदर कुछ किया, तोड़ फोड़ की, कुछ जलाया? आते थे अपना धरना, अब तकरीरें करके वापस चले जाते थे, शोर लोगों को देते थे। इसको जमहूरियत कहते हैं। मुझे यह बताएं
कि यहां यह कहा गया है कि जी आप कैंटोनमेंट में थे और आपको जेल में डाल दिया। मुझे यह बताएं कि जो सबसे मुकद्दस जगह बरतानिया में है वो है प्राइम मिनिस्टर का घर, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। मुझे बताएं हर दूसरे दिन वहां मुजाहरा होता है। आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट चले जाएं, वहां पर हर दूसरे दिन कोई ना कोई आके मुजाहरा कर रहा होता है कि जी हमारे से नाइंसाफी हुई। कभी किसी के ऊपर कोई FIR काटी है, किसी के ऊपर कोई गोलियां चलाई हैं? मैं ये सवाल पूछता हूं कि यहां 16 लोग शहीद किए गए डायरेक्ट फायरिंग से, 100 से ऊपर को गोलियां लगी, 3 की टांगे काट गई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो और एक पैरालाइज है, कभी किसी जमहूरियत के अंदर इस तरह गोलियां मारी जाती हैं और इंक्वायरी भी नहीं है। इंक्वायरी से पुलिस उनके घरों में पहुंच जाती है। जिनके गोलियां लगी है उन्होंने एक जगह डेड बॉडी नहीं दे रहा कि नहीं, जब तक पहले आप कहें कि आप कोई कार्रवाई तो नहीं करेंगे। उनसे श्योरिटी लेते हैं कि आपने FIR नहीं कटवानी। क्यों सीधी सीधी FIR कटती है IGs के ऊपर? ये कैसे आपने गोलियां चला दी नहते लोगों के ऊपर? एक पुलिस वाले को गोली नहीं लगी, एक रेंजर, मतलब कि यहां से तो किसी के पास हथियार नहीं थे, तो आप नहते लोगों पे गोलियां कैसे चला सकते हैं? और फिर आपके सामने फ्रांस में एक लड़के को गोली लगी, 4 दिन फ्रांस के सारे शहरों में आग लगी होती है, 1000 बिल्डिंग्स और गाड़ियां जलाई जाती है, और खुलेआम लोग आपके सामने कि उन्होंने पुलिस को पेट्रोल बम मार रहे हैं। उसके पुलिस ने तो कोई और गोली नहीं चलाई, क्योंकि वहां जमहूरियत है, आजाद है लोग। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई इंक्वायरी होगी उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, जिन लोगों की जानें ली गई हैं? क्या हम किसी को अकाउंटेबल रखेंगे? क्या इस मुल्क के अंदर कोई इंसाफ का निजाम है, या सिर्फ ताकतवर जो मर्जी करना चाहे, जंगल के कानून की तरह वो कर सकता है? ये कैसे हो सकता है? चलिए, औरतों का मैंने शुरू में बात की, बच्चों को क्यों पकड़ लेते हैं? डॉक्टर अमजद का अभी उसकी मुझे कल मैसेज आई, 13 साल का बेटा। डॉक्टर अमजद घर था नहीं, 6 दफा उसके घर छापे पड़ चुके। उसका 13 साल का बेटा और उसका एक भतीजा था, वो कोई 18 साल, उनको उठा के ले गए। सारी रात वो उसके ऊपर कपड़ा डाल के 13 साल के बच्चे को फुराते रहे। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट को फिक्र करने की बात यह है कि हर जगह पुलिस क्या कहती है, जी हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं, ऊपर से पैगाम आए। ये जो हम जुल्म कर रहे हैं, ये हम नहीं करना चाहते, ये हमें पीछे से पैगाम आए। ये हर जगह से ये खबर आती है कि जी हम तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या करें जी, वो ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं, सारा डाल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, सारी नफरत उसके खिलाफ कर रहे हैं। ये तो कोई दुश्मनों की जरूरत नहीं है। ये जो सारा जुल्म किया जा रहा है, ये अब पुलिस अपने ऊपर से उतार रही है। ये जो घरों पे भी जाते, जी हमें ऑर्डर है कि घर तोड़ दो, लूटते हैं घर के, जिनको सबक सिखाओ। बच्चों को पकड़ना, औरतों को पकड़ना। और ये हाल है कि ज़मान पाक में अब ये हाल है। जरा मैं आखिरी बात कर रहा हूं। ज़मान पाक में क्या होता है, या एक नाई आता है हर थोड़ी देर के बाद, गार्ड्स भी हैं या काम करने वाले, वो एक दफा आता है, उन सबके बाल काट देता है। वो 3-3.5 घंटे के लिए, 4 घंटे तक वो बैठ के बाल काट देते। वो नाई ना आए यहां, सारे पूछे किधर चला गया वो नाई। उसको जब भेजा आदमी के, जी पता तो चला, तुम आए क्यों रहे? उसने हाथ ऐसे पकड़ लिया, कहते जी मेरे पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने कहा कि तुम 3.5 घंटे ज़मान पार्क में क्या कर रहे थे। उसने हाथ छोड़ लिया कि जी मैं नहीं आ सकता। तो यानी ये हालात है कि ज़मान पार्क में आना जुर्म हो गया। ये किधर पहुंच गए हम? ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। इमरान खान एक पॉलिटिशियन है, एक गद्दार नहीं है। इसका जीना मरना इस मुल्क में है। जो लोग आज ऊपर बैठाए हुए हैं, मैं इंशाल्लाह कल पूरा तोशाखाना का बताऊंगा, क्योंकि उसमें जल्दी शुरू में जिस तरह बताया कोशिश कर रही है कि किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करें या जेल में डालें। ये साइफर आ गया, तोशाखाना आ गया, ये बाकी सारे जो 180 केसेस हैं। लेकिन वो जो लोग ऊपर बैठाए हुए हैं, कोई देखा है उन लोगों का कौन है? वो इसके कौम के बड़े बड़े मुजरिम हैं। वो लोग हैं जो 30 साल से जुर्म कर रहे हैं, जिनके ऊपर इतनी फाइलें हैं उनकी चोरियों के ऊपर। तो मैं कल उनका भी जरा आपको बताऊंगा कि उनके तोशाखाना में
क्योंकि मुझे तो पहली दफा पता चला है। मैंने तो तोशाखाना का रिकॉर्ड जो लाहौर हाईकोर्ट ने मिलाया, मैंने पहली दफा रिकॉर्ड देखा है, तो उसमें तो बड़े इंकशाफ हुए हैं। तो मैं इंशाल्लाह कल आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आखिर में यह कहना चाहता हूं, इस मुल्क को तबाह ना करें। जब एक कौम में अच्छे बुरे की तमीज खत्म होती है, कौम तबाह हो जाती है। पहले इखलाकी तौर पे मरती है कौम, फिर माशी तौर पे मरती है। सारे जो दुनिया की बड़ी बड़ी रियासतें थी, रोमन एम्पायर, मुसलमानों का मुगल एम्पायर, ये जो उस्मानिया सल्तनत, ये सारी खत्म होने से पहले इनके अंदर इखलाकी तौर पे ये कौमें मरी थी। उसके बाद ये खत्म हुए थे, मुल्क टूटे थे। देखें, लोगों से जबरदस्ती बयान लेना, 164 का बयान लेके उनको रख के उनको ब्लैकमेल करना, उनके बच्चों से ब्लैकमेल करना, फाइलों से ब्लैकमेल करना, ये हम झूठ को सच कराते कराते हम क्या देख रहे हैं कि ये मुल्क को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और मुझे सिर्फ ये फिक्र पड़ी हुई, सब चीज के लिए मैं तैयार हूं। मैं बार बार, मुझे पता है कि इन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि केयर टेकर आने से पहले इसको जेल में डालें, मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन क्या मुल्क का हम सोच रहे हैं? वो नहीं सोच रहे जिनके सारे डॉलर्स बाहर पड़े हुए हैं। सोच हमें, हमारी तरह के लोगों को सोचना चाहिए जिनका जीना मरना पाकिस्तान में। पाकिस्तान जिंदाबाद।